चलो फिर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, so this is the first question. Again, we will be following the same process for the DPPs. पहले मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. तो जैसा भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग टाइम चूज करेंगे. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. तो आपको इस क्वेश्चन के लिए आई विल बी गिविंग यू मे बी 1 मिनट, ठीक है. सर्कुलर वेवगाइड हम लोग क्लास में कवर करेंगे. वी विल कवर सर्कुलर वेवगाइड एंड वी विल ऑल्सो कवर हाउ टू ड्रॉ द रेडिएशन पैटर्न. सो दिस इज समथिंग विच आर लेफ्ट. ऐसा नहीं है लास्ट क्लास नहीं वेवगाइड की, ये वेवगाइड का अभी तक का जितना पड़ा उसका डीपीपी सेशन है, ठीक है. तो सर्कुलर वेवगाइड अभी आपका बचा हुआ है एंड फील्ड पैटर्न आपका बचा हुआ है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट टॉपिक नोन एज सिंगल मोड ऑपरेशन. दैट इज समथिंग ऑल्सो विच वी हैव टू स्टडी. तो सिंगल मोड ऑपरेशन को भी थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे कि सिंगल मोड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड एवरीथिंग. सो दिस समथिंग विच वी हैव टू स्टडी, ठीक है. तो अभी तक जितना पढ़ा है ना उसके बेसिस पे ये सेशंस हैं. तो ये दोनों जो सेशंस हैं ना फटाफट इनको अटेम्प्ट करो. चलो आपको मैं फिर से 1 मिनट का टाइमर स्टार्ट करके देता हूँ. चलो मैं आपको 1 मिनट का टाइमर देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए. तो अभी तक आपने जितना पढ़ा है ना उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करके देखते हैं दैट वेदर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड अ गिवन क्वेश्चन और नॉट. ओके. हाँ सर्कुलर वेवगाइड करेंगे ना यार, क्यों नहीं करेंगे. ये तो मैं बोल ही रहा हूँ शुरू से, सर्कुलर वेवगाइड तो कवर करना ही. और देखो नॉर्मल वेवगाइड समझ आ गया ना तो सर्कुलर भी बहुत आराम से समझ में आ जाएगा. चलो इसका आंसर निकालो. डिस्पर्शन इक्वेशन. डिस्पर्शन इक्वेशन का मतलब क्या है मैंने बताया था ना आपको. डिस्पर्शन इक्वेशन मीन्स बीटा बार इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना. डिस्पर्शन इक्वेशन का मतलब समझ है, क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था. चलो 30 सेकंड्स और बचे, बाकी लोग भी ट्राई कर लो. आई होप द फॉन्ट साइज ऑफ द क्वेश्चन इज विजिबल टू एवरीवन. In this question, it is asking that dispersion equation of a waveguide which relates the wave number k with the frequency omega is given as this, where the speed of the light is given as this, omega naught is constant, group velocity भी mention कर रखा है. तो phase velocity आपसे जानना चाहता है कि what will be the phase velocity. तो एक simple सा question आपसे पूछा है. So I'll also give you the data of this question. चलो टाइम खत्म हो गया. अब सबसे पहले मैं आपको डिस्पर्शन इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा. ये चीज़ देखो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, अगर आपने नोटिस किया हो, दैट बीटा बार स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा बार स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, है ना. ये इक्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी. एच आपका क्या होता था भाई, एम पाई बाई ए एन पाई बाई बी का होल स्क्वायर, लाइक दैट. तो यहाँ से जो बीटा बार आपको मिलता था, दैट बीटा बार यूज टू रिटन लाइक दिस, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस एच स्क्वायर. ये हम लोग यहाँ से लिखते थे, इसका अंडर रूट ले लो, ठीक है. फिर आप यहाँ से क्या करते थे, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन कॉमन ले लेते थे और अंदर आपको मिलता था 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर. जस्ट इस इक्वेशन को डिकोड करके बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा. अब देखो इसने क्या कर रखा है, इस ओमेगा को भी अंदर लेके गया है. तो ये ओमेगा को अंदर रहने दे रहा है, ओनली इट इज लीविंग दिस म्यू एप्सिलॉन outside. So this becomes omega square minus h square upon mu epsilon. ऐसे ही तो कुछ बोल रहा है. अब देखो h upon mu epsilon शायद आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि वो आपका होता था कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो ये आपको मिलेगा बीटा बार इक्वल टू म्यू अंडर रूट एप्सिलॉन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर. यही चीज़ वो बोल रहा है डिस्पर्शन इक्वेशन. तो मैंने आपको पहले ही बताया था दैट द बीटा बार इज द इक्वेशन with h square and beta bar. ये रिलेशन जो भी आप डेवलप करते हो ना, दिस रिलेशन इज कॉल्ड एज योर डिस्पर्शन इक्वेशन. दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन इक्वेशन, इसी को बोलते हैं. ये मैंने क्लास में बताया था जब थ्योरी में पढ़ा रहा था आपको, बट अगर आप वहाँ पे भूल गए थे तो यहाँ पे वापस से याद करो. अब देखो इसके बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं. आप इसको ऐसा लिख दो, ओमेगा बाहर लाके इसको एम पाई बाई ए एन पाई बाई बी का होल स्क्वायर लिख दो, इसको ओमेगा सी लिख दो, वॉट एवर जिस भी फॉर्मेट में आप लिखना चाहो उस फॉर्मेट में आप अरेंज कर सकते हो. अभी भी देखो क्या अरेंज हो गया उस फॉर्मेट में. तो यहाँ पे बोल रहा है दिस इज 1 बाई सी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, वेयर ओमेगा नॉट इज कांस्टेंट. तो अगर इस ओमेगा नॉट के बारे में भी इस क्वेश्चन में पूछता, सो व्हाट यू वुड हैव सेड, दिस ओमेगा नॉट इज नथिंग बट ओमेगा सी विच इज मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में और भी बहुत सारी डेटा आपसे पूछ सकता था. सो वॉट एवर इज दिस ओमेगा नॉट इज नथिंग बट योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. साथ में देखो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितनी असाइन करके दे रहा है आपको.
चलो मैं नेक्स्ट पेज पे कंपेयर कर देता हूँ, पहले यहाँ तक नोट कर लो अगर किसी को करना हो, फिर मैं नेक्स्ट पेज में इसका कंपैरिजन करके आपको समझा देता हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ आपको दे रखी हैं। तो देखिए आपको एक डेटा तो दे रखा है के ओमेगा का, के ओमेगा आपको मेंशन कर रखा है 1/c अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। हमारा जो बीटा बार है यू कैन ऑल्सो राइट इट एज फंक्शन ऑफ ओमेगा, तो ये हुआ अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा सी स्क्वायर। तो इन दोनों को जब आप कंपैरिजन करोगे, एक कंपैरिजन तो ये मिला, दूसरा ओमेगा नॉट इक्वल टू ओमेगा सी मिल गया। यहाँ से देखो एक बात ये भी पता चलती है कि जो इसके बीच का डाइलेक्ट्रिक रहा होगा उसमें म्यू आर और एप्सिलॉन आर इन दोनों की वैल्यू कितनी रही होगी, है ना। ये भी तो पता चलता है इससे कि जब आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। सो व्हाट इज दिस अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, यू नो दैट अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन इज नथिंग बट, मैं सारे डायमेंशंस बता रहा हूँ, ठीक है, आंसर लाना मेरा पर्पस नहीं है, मैं ऐसा कुछ बता रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू जब आप यहाँ रख के कंपैरिजन करते हैं, सो द अंडर रूट ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर वुड हैव बीन 1, विच मीन्स द म्यू आर एंड एप्सिलॉन आर वैल्यू हैज़ टू बी इंडिविजुअली 1। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो मीडियम अंदर उसने भर रखा था वो मीडियम कौन सा रहा होगा, फ्री स्पेस। तो क्वेश्चन में देखो कहीं पे भी ऐसा डेटा दे रखा था, मीडियम कौन सा, डिस्पर्शन इक्वेशन दे रखा था आपको, साथ में स्पीड ऑफ द लाइट मेंशन कर रखी थी, इज द ग्रुप वेलोसिटी एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फेज वेलोसिटी। सो अंटिल एंड अनलेस यू आर नॉट श्योर अबाउट द मीडियम यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला। तो ये इस वाले फॉर्मूले को कंपैरिजन करके हमने मीडियम निकाला, दैट योर मीडियम इज कमिंग आउट टू बी वैक्यूम और फ्री स्पेस। So if the medium is coming out to be vacuum or free space, now what you can do, you can use this formula. Phase velocity along the guided axis, group velocity along the guided axis equal to the phase velocity along any arbitrary direction. तो जो ये phase velocity का फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूलेस को हम लोग देखते हैं। Vg बार क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2 × 10⁸। It is 2 × 10⁸। Vp बार becomes c upon under root म्यू आर एप्सिलॉन आर इसका होल स्क्वायर, है ना, यही तो होगा। अब यहाँ पे म्यू आर एप्सिलॉन आर के अंडर रूट की वैल्यू आपने कंपैरिजन करके 1 कैलकुलेट कर रखी। सो दिस म्यू आर एप्सिलॉन आर वाज कमिंग आउट टू 1, यहाँ पे 1 पुट करिए। सो दिस वीपी बार बिकम्स 9 × 10⁻16 अपॉन 2 × 10⁸। आंसर यहाँ से आना चाहिए था 4.5 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बता दी। अब ज़रा ध्यान से अगर आप देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या था और मैंने बताया कि आपको इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जज करनी थी वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में जजमेंट लेना था। यू कैन नॉट ऑलवेज राइट वीपी बार इंटू वीजी बार इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। लकीली अनलकीली इस क्वेश्चन में आंसर आपका शायद मैच कर गया होगा 4.5 × 10⁸, बट ये आंसर तभी मैच करेगा जब आपने डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में श्योरिटी ले रखी होगी। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बारे में श्योरिटी लेने के लिए आपने सबसे पहले कंपैरिजन किया, ये आप इसकी डिस्पर्शन इक्वेशन, ये आपके डिस्पर्शन इक्वेशन, आपने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन करके यू हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर एज 1, दैट इज व्हाई यू हैव टेकन द वैल्यू ऑफ म्यू आर एप्सिलॉन आर एज 1। आप हमेशा ये 1 नहीं ले सकते, हो सकता है किसी और क्वेश्चन में अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर की वैल्यू कुछ और आ जाए डिपेंडिंग अपॉन द कंपैरिजन। तो इस क्वेश्चन में आंसर शायद आपका मैच कर रहा होगा बिना ये सारी चीज़ें नोटिस किए, बट स्टिल यू शुड नोटिस दीज थिंग्स सो दैट यू डू नॉट मेक मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया यार? कम्युनिकेशन कल से होपफुली स्टार्ट हो जाना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली, है ना। वो मेरे एंड से एक काम उसमें रह गया है, इस वजह से वो लाइव हो नहीं पा रहा है। तो जैसा मैंने बताया था ना, लास्ट 10 to 15 डेज से मैं काफ़ी बिजी था, तो वो वाला काम मैं कर नहीं पाया। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल से आपका मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपका कम्युनिकेशन के लेक्चर्स लाइव हो जाने चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल लाइव हो जाने चाहिए कल से। चलो तो पहले बता दो कितने लोगों को समझ में आ गया ये सारा का सारा क्वेश्चन? सबको समझ में आया? हाँ, बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। आंसर से हमें मतलब नहीं है ना, आंसर तो हम निकाल लेते हैं। क्या क्या इसमें चीज़ें छुपी हुई हैं या फिर क्या हमसे गलतियाँ हो सकती हैं या क्या चीज़ हम जनरली नोटिस नहीं करेंगे, दैट इज समथिंग विच वी हैव टू नोटिस। तो आप डायरेक्टली ऐसा मत सोचो कि यार ये वीपी दे रखा है और वीजी दे रखा है, वीपी पूछा है तो ये सब डेटा देने का मतलब क्या है। ये जो ऊपर वाला डेटा दे रखा है ना, ये असल में आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि आप हमेशा वीपी बार इंटू वीजी बार इज इक्वल टू सी स्क्वायर नहीं लिख सकते जनरली, जो हमें याद होता है। और जब अगर आप क्लास में नोटिस करेंगे, सो इन द क्लास इटसेल्फ आई हैव आल्सो नॉट गिवन यू दिस फॉर्मूला। मैंने सिर्फ हमेशा यही फॉर्मूला आपको बताया है ना, मैंने कभी भी सी स्क्वायर लिखा ही नहीं है। आई हैव ऑलवेज रिटेन इट एज वीपी स्क्वायर वेयर द वैल्यू ऑफ वीपी इज अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। तो मैंने बार बार ये लिखा, आई हैव नेवर रिटेन इट एज सी स्क्वायर एनीवेयर।
वो सी स्क्वायर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा। कि अगर कभी भी आप लैम्डा बार का डेटा दे रखा है तो लैम्डा बार के डेटा से अगर लैम्डा निकालते हो और फिर लैम्डा सी कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा कि टिल्ट एंगल आपने कौन सा यूज़ करा है या फिर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने कौन से मोड की यूज़ करी। ठीक है, चलो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो अगेन आई विल गिव यू द टाइम। तो ये क्वेश्चन करने के लिए भी 2 मिनट का टाइम ले लो। विद इन 2 मिनट्स यू शुड स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो 4 मिनट के अंदर अंदर ये क्वेश्चन क्रैक करिए, 2 मिनट के अंदर अंदर। ये भी बेसिकली वही एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, 2 इक्वेशन 2 अननोन आपको मिलेंगी एंड यू हैव टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन। तो 2-3 इक्वेशन बनेंगे, उनको कोरिलेट करके आप सॉल्व कर लेना। इसके पहले वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था यार, उसको काफ़ी अच्छे से आप समझना और जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए उनको याद रखना। चलो टाइम अप। देखते हैं क्या दिया इस क्वेश्चन में। इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट जो डेटा दे रखा है, एयर फील्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड ऑफ इनर डायमेंशन ए बी ए ग्रेटर देन बी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 गीगाहर्ट्ज फॉर द डोमिनेंट मोड। तो सबसे पहले उसने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मेंशन कर रखी है TE10 मोड की, विच इज मेंशन्ड एज 6 गीगाहर्ट्ज। फिर बोल रखा है फॉर द सेम वेवगाइड इफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द TEM11 मोड, so the cutoff frequency of TM11 mode is 15 gigahertz. So it is asking you to calculate the cutoff frequency of TE01 mode, TE01। चलो देखते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का। इट इज VP/2A √ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। ये डेटा आपको दे रखा है क्वेश्चन में। यहाँ से देखो TE10 का दे रखा है 6 गीगाहर्ट्ज, तो TE10 आपका हो जाएगा VP/2A = 6 गीगाहर्ट्ज। इसको आप बोल दो इक्वेशन 1। देन इट इज गिवन फॉर TM11, so cut off frequency of TM11 which will obviously be VP/2A √1 plus A square by B square equal to 15 gigahertz. You can call it as equation 2. इन दोनों को डिवाइड करो, जो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे so you will get to know that 1 plus A square by B square, दो को 1 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका आ जाएगा लगभग 2.5 के आसपास, 2.5। तो A स्क्वायर बाई B स्क्वायर आपको मिलेगा 5.25 एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ A बाई B, इट विल बिकम √5.25। ठीक है, ये आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन में देखो एयर फील्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड दे रखा था, एयर फील्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड, विच मीन्स यू कैन डायरेक्टली टेक द वैल्यू ऑफ VP to be 3 × 10⁸ तो आप चाहते तो A की वैल्यू यहीं से कैलकुलेट कर सकते थे,
तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। तो Vp/2a वॉज गिवन एज 6 GHz। तो यहाँ से अगर मैं 2a की वैल्यू कैलकुलेट करता, दिस वुड हैव बीन 3 × 10⁸ अपॉन 6 × 10⁹ और दिस 2a could have been maybe 20 centimeter, 2.2 20 centimeter, and this a could have been 10 centimeter। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। और a/b का रेशियो आपको पता है, दिस a/b रेशियो इज कमिंग आउट टू बी √5.25। तो आप b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस विल बिकम 10 सेंटीमीटर अपॉन 5.25। ठीक है, इनकी वैल्यू निकाल लोगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट करना। आफ्टर दैट यू नो दैट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ TE01 मोड विल बिकम Vp/2b और दिस बिकम्स 3 × 10⁸ अपॉन 2 × b। ठीक है, मेरे पास जो कैलकुलेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट आर द कैलकुलेशंस। तो यहाँ से जो आपका कैलकुलेशन आ रहा है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 13.74 GHz। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे हमको मिल रही है, विच एवरी वन ऑफ यू शुड बी गेटिंग। ठीक है, ये कैलकुलेशन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और हो सकता था, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। पहले ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, फिर मैं दूसरा भी आपको समझा देता हूँ। एक तो आपने ऐसे कैलकुलेट करा इस वाले डायरेक्शन के थ्रू। सेकंड आप देखो डायरेक्टली क्या कर सकते थे, पहले इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं सेकंड मेथड भी आपको बता देता हूँ, हाउ विल यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। तो देखो फिर से वही, इस क्वेश्चन में भी आपका सिर्फ एप्टीट्यूड लग रहा है, नथिंग एल्स, जस्ट 2 इक्वेशंस आर गिवन, यू जस्ट हैव टू मॉडिफाई दीज इक्वेशंस इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन में आप क्या लगा सकते थे वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आपके पास ये डेटा तो आ गया था, व्हाट इज a/b, इट वाज कमिंग आउट टू बी √5.25 जो भी आ रहा था। आपसे पूछा था क्वेश्चन में व्हाट इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ TE01। सो सिंस इट वाज आस्किंग अबाउट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ TE01, इसका मतलब आपको ये कैलकुलेट करना था Vp/2b। आप चाहते तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, Vp/2a × a/b। तो यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाती, क्योंकि इस केस में इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर रखी है, दिस इज 6 GHz, दिस वैल्यू इज ऑलरेडी मेंशनड एज √5.25। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, अगेन यू विल गेट द सेम आंसर एज 13.74 GHz। तो अगर आप ए की वैल्यू की कैलकुलेशन को इग्नोर करना चाहते थे ना, सो यू कुड हैव आल्सो इग्नोर द कैलकुलेशन ऑफ ए, आप डायरेक्टली इसको अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, चलो, तो मेरे ख्याल से ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो बताइए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मैं आपको टाइमर देता हूँ। ठीक है, तो सारा सब कुछ हम लोगों ने कंपाइल कर रखा है, ऑल द थिंग्स हैज बीन कंपाइल्ड इन द थ्योरी, जस्ट यू हैव टू अप्लाई ऑल द गिवन इक्वेशंस इन द गिवन क्वेश्चंस। तो जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें बस इक्वेशन बनाइए, जो भी डेटा मिसिंग है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। चलो निकालो आंसर, आंसर बताओ कितना आना चाहिए। दो मिनट का टाइम ले लो और क्वेश्चन सॉल्व करो।
तो देखो सारा जितना भी इसमें डेटा दे रखा है ना, सबका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट, व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, एयर फील्ड, रेक्टेंगुलर वेवगाइड, जो भी आपको डेटा दे रखा है सबका मतलब आपको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए। एनी आंसर्स? सी आंसर काफ़ी लोग दे रहे हैं, देखते हैं। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट दे रखा है, एयर फील्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। इट इज एयर फील्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड एंड इट इज मेड अप ऑफ अ परफेक्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स व्हिच इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो एक्सप्रेशन नोट करते हैं। जीरो 0.1 cos 25 pi x cos 30.3 pi y cos ओमेगा टी माइनस बीटा बार जेड एम्पेयर पर मीटर। तो देखो सबसे पहले ना आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया आपको उसको पढ़ना आना चाहिए। यू शुड बी एबल टू रीड दैट क्वेश्चन। कल मैंने क्लास में थ्योरी में भी आपको बताया था दैट इन द एग्जाम क्वेश्चंस इट विल बी रिटन एज बीटा बट यू शुड कॉम्प्रीहेंड दिस एज योर बीटा बार एंड दिस विल बी योर ओमेगा टी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज़ें आपको अलग से निकालनी भी आनी चाहिए। इन केस एनी अदर इन्फॉर्मेशन इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि ये बीटा बार से हमेशा हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे बोल क्या रखा है। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन ऑफ द वेवगाइड्स आर गिवन एज a इज इक्वल टू 0.08 मीटर या 8 सेंटीमीटर एंड दिस इज 0.003 मीटर। ये आपको मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में। मोड पूछ रहा है प्रोपगेशन इनसाइड क्या होना चाहिए। तो देखो एच जेड आपका नॉन जीरो दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसका एच जेड नॉन जीरो है इसका मतलब है कि ये मोड कौन सा होना चाहिए आपका, टी एम, है ना, क्योंकि इसका ई जेड इसका मतलब जीरो रहा होगा। देखो एच जेड अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि इसका ई जेड क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा। और आपके दिख भी रहा है एच के साथ जो दोनों टर्म्स आ रहे हैं दोनों कॉस कॉस में आ रहे हैं। दिस मीन्स दैट दिस विल बी योर टी मोड। तो कौन कौन से ऑप्शन तो इमीडिएटली रिजेक्ट हो गए, इन दोनों को तो आपने इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया। अब उसके बाद आपको जस्ट क्या करना है, अपने स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन से इसको कंपेयर कर लेना है। आपका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन था एच नॉट कॉस एम पाई बाई ए इंटू एक्स इंटू कॉस एन पाई बाई बी इंटू वाई कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा बार एसेट। अब आप जस्ट इनको कंपेयर करिए। तो एम पाई बाई ए इज मेंशनड एज 25 पाई एंड एन पाई बाई बी इज मेंशनड एज 30.3 पाई। अब आपको देखो सारी वैल्यूज पता है, ए और बी क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी। तो शायद यहाँ से m की वैल्यू जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं दैट शुड कम आउट टू बी 2 और n आप जो यहाँ से निकाल रहे हैं दैट वैल्यू शुड कम आउट टू बी 1। तो देखो मोड इसमें कौन सा हो जाना चाहिए, TE 2 1। ठीक, अभी आपका एग्जिस्टिंग मोड होगा, बाकी ये मोड प्रोपोगेट करेगा या नहीं करेगा उसके लिए आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन चेक करना पड़ेगा। तो आप इसको घर पे चेक करना। फ्रीक्वेंसी आपको मेंशन कर रखा है कितना, 6 गीगाहर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी आपको मेंशन किया 6 गीगाहर्ट्ज़। आप FC निकाल के चेक करना कि ये जो कट ऑफ मोड आपने निकाला, ये जो आपने एग्जिस्टिंग मोड निकाला, क्या ये प्रोपोगेटिंग मोड है भी या नहीं। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग मोड, प्रोपोगेटिंग, नॉन प्रोपोगेटिंग, इवेंसेंट एंड नॉन एग्जिस्टिंग। ये सारे टर्म्स आपको क्लियर है। तो आपके लिए होमवर्क आप जाके चेक करना कि जो TE21 मोड है दिस इज एग्जिस्टिंग मोड अनडाउटेडली, बट वेदर इट विल बी प्रोपोगेटिंग मोड और नॉट ये आपको चेक करना होगा। F तो आपको यहीं से दिख रहा है 6 गीगाहर्ट्ज़। FC आप कैलकुलेट करना इस मोड का और देखना इससे ज़्यादा आता है या इससे कम आता है और प्रोपोगेशन आप इंश्योर करना। ठीक है, चलो तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंगल मोड ऑपरेशन। वंस यू विल अंडरस्टैंड द सिंगल मोड ऑपरेशन बेस्ड अपॉन दैट ऑल्सो वी विल बी सॉल्विंग सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। इसमें बोल रखा है कंसिडर एन एयर फील्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड विद क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन आपको मेंशन कर रखा है 5 सेंटीमीटर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर ये मेंशन किया है।
For this waveguide, the cutoff frequency of TE21 mode. So this is the formula of the cutoff frequency, Vp by 2a under root of m square plus n square a square by b square. क्वेश्चन में वर्ड यूज़ कर लिया एयर फील्ड. जैसे एयर फील्ड वर्ड यूज़ होता है, इसका मतलब Vp की वैल्यू आपको C कंसिडर कर लेनी चाहिए. सो यू शुड इमीडिएटली कंसिडर द वैल्यू ऑफ Vp एज C. ये TE21 मोड की बात कर रहा था, तो आप यहाँ पे दोनों वैल्यूज उठा के पुट कर दो. इसकी वैल्यू 2 पुट कर दो, इसकी वैल्यू 1 पुट कर दो. ठीक है, इसके आगे का कैलकुलेशन आप कर लेना, आंसर निकाल लेना. Vp की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. Vp विल बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. रेशियो ऑफ A by B will become 5/3 and the value of A will become 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो सारी वैल्यूज उठा के जस्ट आपको यहाँ पे पुट करनी है, आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी. एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं. ये क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन भी ट्राई करो और इसका आंसर बताओ. इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ, 1 मिनट लगना चाहिए इस क्वेश्चन को क्रैक करने में. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मोड दैट दिस पर्टिकुलर फील्ड एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटिंग. तो ये फील्ड एक्सप्रेशन कौन सा मोड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है. हाँ, जो भी आंसर आएगा लास्ट वाले क्वेश्चन का निकाल लेना. एक ये क्वेश्चन भी करते हैं मोड आइडेंटिफिकेशन वाला. चलो आंसर बताओ, इसका कितना आ रहा आंसर. चलो टाइम अप, देखते हैं. क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है ई. अब ये कैसे पता चलेगा कि ये ई है, ई जेड है, ई वाई है, ई एक्स है. चेक करते हैं कैसे पता चलेगा. ये आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा था π/a इंटू साइन 2πx/a साइन ओमेगा टी माइनस बीटा बार जेड इंटू ए वाई कैप. ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ ई मेंशन कर दिया. लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा होता तो एच के साथ वो नीचे सफिक्स पे मेंशन कर रहा था, बट इन दिस केस इट इज़ मेंशनिंग ई ओनली. तो अगर ये सिर्फ ई मेंशन कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें आप दो चीज़ों से जजमेंट ले सकते थे. एक तो आपको साफ साफ दिखना चाहिए ये डायरेक्शन कौन सी है, ए वाई कैप, विच मीन्स दिस विल बी योर वाई कॉम्पोनेंट फॉर श्योर. तो अगर ये वाई कॉम्पोनेंट आ गया तो इसका मतलब ई वाई कॉम्पोनेंट नॉन जीरो है. तो यहाँ से जो इनिशियल अपना एक जजमेंट आएगा वो आएगा दैट दिस कुड बी योर TE-MN मोड ऑल्सो एंड दिस कुड बी योर TM-MN मोड ऑल्सो. है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है वाइस हो, बिकॉज वी नो दैट इफ EY इज नॉन जीरो इट डज नॉट लीड टू एनी वन ऑफ द TE और TM स्पेसिफिकली. दोनों में से कोई एक को आप नहीं बोल सकते डायरेक्टली अंटिल अनलेस EZ या HZ का डेटा ना दे रखा हो. बट आपको ये पता है कि अगर ये EY लिखा हुआ है और X के साथ अगर आपने साइन लिखा हुआ है, तो कंपैरिजन करने के लिए आप क्या लिखोगे. सो टू कंपेयर you will write that whatever this is written, this will be directly proportional to sin m pi by a into x into cos n pi by b into y, और उसके बाद जो भी लिखा हुआ है sin ओमेगा टी माइनस बीटा बार जेड ए वाई कैप. है ना, तो मैंने एक cos के साथ एक sin क्यों लिख दिया, क्योंकि देखो आपको पता होता है इन केस ऑफ TE मोड HZ में दोनों cos आते हैं, बाकी सारे टर्म्स में एक cos एक sin एक cos एक sin रहता है, EX EY HX HY. Similarly in case of TM mode whatever EZ you are obtaining both the terms will be sin with EZ. बाकी जो आपके EX EY HX HY होते हैं उसमें एक cos एक sin आता है. तो जब आपने ये इंश्योर कर लिया कि ये आपको EY मेंशन कर रखा है और एक टर्म sin दे रखा है, तो सेकेंड वाले टर्म को 110% क्या होना पड़ेगा, इट शुड बी cos ओनली. चलो कंपेयर करते हैं, कंपेयर करके आप वैल्यू कैलकुलेट करिए. सो यू विल गेट m pi by a इंटू एक्स इक्वल टू 2π/a. ठीक है, एक कंपैरिजन तो आपको ये मिलेगा. तो इस कंपैरिजन के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपको m की वैल्यू मिलेगी 2.
दूसरा जो कंपैरिजन आपको दिख रहा है n पाई बाई b, इसकी वैल्यू आपको कितनी दिख रही है? देखो यहाँ पे अगर कॉस वाला टर्म होता तो वो कॉस वाला कंपैरिजन होकर आपको वैल्यू कितनी मिलती है 1, तो यहाँ पे जो n पाई बाई b वाली वैल्यू मिल रही है वो 0 मिल रही है, या फिर n की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है 0, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ जो दूसरा टर्म है वो टर्म 1 लिखा हुआ है, या फिर आप उसको कॉस 0 भी बोल सकते हो। सो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग T20 एंड TM20। अब यहाँ पे आपको पता होता है कि TM20 वाले सारे के सारे मोड्स कैसे होते हैं, नॉन एग्जिस्टिंग इन नेचर। तो अगर ये वाले सारे के सारे मोड आपके नॉन एग्जिस्टिंग इन नेचर हो गए तो बचा कौन सा, सिर्फ और सिर्फ द ओनली मोड दैट इज लेफ्ट विद TE20। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन। और ऐसे भी ऑप्शन में देखते तो सी वाला तो वैसे भी आपका इग्नोर्ड ऑप्शन था, सी वाला तो कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। तो जो लॉजिक हम लोग डेवलप कर रहे हैं ना, आंसर निकालने के पीछे मत जाओ, इसमें जो प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं ना दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि हम सोच कैसे रहे कि वॉट एवर द डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हेन HZ और EZ is given, it is very simple to identify modes. When EX, EY, HX, HY given, then there will always be the possibility of both TE and TM mode. Sometimes what you can do in these cases, जहाँ पे आपको ये TM20 टाइप के मोड्स मिल जाएंगे, उसमें आप TM वाले मोड्स को हटा सकते हैं। सपोज यहीं से M की वैल्यू 2 और N की वैल्यू 1 आ जाती, उस केस में आंसर TE21 और TM21 दोनों हो जाते, बोथ द आंसर्स वुड हैव बीन करेक्ट इन दैट केस। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। मोर और लेस आपको वेब गाइड के जो बेसिक समरी है, यू शुड बी रिमेंबरिंग दैट समरी एंड यू शुड बी एबल टू अप्लाई दैट समरी इन द गिवन क्वेश्चंस ओनली इन द फॉर्म ऑफ एप्टीट्यूड। सो जस्ट कुछ इक्वेशंस बनाइए, उनको सॉल्व करिए बार बार, you will be getting the answer of almost all the questions. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.